द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। हम लोग आगामी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करना है और ये परीक्षा में आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन गद्यांश से लिया गया है। गद्यांश को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे। जीवन का उद्देश्य एक रहस्य है, यहाँ से पढ़ना है। चलिए, उम्मीद है कि आप लोग पढ़ लिए होंगे। नहीं पढ़ पाए तो थोड़ा देर वीडियो को पॉज कर रहे हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे, नेक्स्ट पे चलेंगे। इसको भी पढ़िएगा। नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन, जीवन को समुन्नत कैसे बनाया जा सकता है, यह पूछा गया है पहले क्वेश्चन में। आप लोग कमेंट करके बताइए जीवन को समुन्नत कैसे बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर जो सही होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते चलिए। पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आत्मसत्ता की उपस्थिति का अभ्यास करके ही जीवन को समुन्नत बनाया जा सकता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और इसमें दूसरे प्रश्न में है गद्यांश का उपयुक्त जो शीर्षक है वो क्या होगा। ऑप्शन के रूप में है जीवन और आधुनिक युग, प्रकृति का रहस्य, जीवन का रहस्यमय उद्देश्य या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। जीवन का रहस्यमय उद्देश्य बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ अगले प्रश्न पे पढ़ेंगे और अगला प्रश्न पद्यांश से लिया गया है। ये पद्यांश आपके स्क्रीन पर है। ठीक, साक्षी है इतिहास हम ही पहले आगे हैं, माफ़ कीजिए आगे नहीं जागे हैं। यहाँ पे साक्षी है इतिहास हम ही पहले जागे हैं, तो यहाँ से पढ़ना है और पूरा यहाँ तक पढ़ना है। तीसरा और चौथा क्वेश्चन का आंसर यहीं से ही बनेगा आपका। चलिए, क्वेश्चन भी आ गया आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन बताइए। मैं हम ही प्रकंपित कर चुके सुरपति तक का भी हृदय, इसमें हमारी किस विशेषता का बोध होता है, ये बताना है। देशभक्ति का, वीरता का, साहस का, कायरता का। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। वीरता का यहाँ जो है विशेषता यानी बोध हो रहा है। क्लियर, तो बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है। इसमें काव्यांश जो दिया गया है इसमें उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। चौथे का ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। भारत का समृद्ध अतीत बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ेंगे और इसमें है मुख विवर के आधार पर स्वरों के कितने भेद किए गए हैं। 2, 3, 4, 5। पाँचवें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल 4 भेद किए गए हैं मुख विवर के आधार पर स्वरों के। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है चमक जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है यानी लगा है। चलिए, चमक में प्रत्यय बताना है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन का प्रत्यय लगा है। चम में का प्रत्यय लगाकर चमक हो गया है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है गिरहकट में सामासिक पद का विग्रह करना है। गिरहकट में चलिए देखते हैं सातवें का कौन सा ऑप्शन होगा। तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा जिसका गिरह काटने वाला जो होता है उसी को गिरहकट कहा जाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, चलिए साथ साथ नेक्स्ट 8वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। 8वें प्रश्न का क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देश में जन्मे शब्दों को क्या कहा जाता है। तद्भव, विदेशज, देशज, सार्थक। ये जी है, आप लोग को पता होगा जो देश में शब्द जन्म होते हैं, शब्द जन्मे होते हैं उनको देशज शब्द कहा जाता है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। क्लियर, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और सुरेश सुबह 4 बजे उठा था। यह वाक्य जो है इसमें विशेषण कौन सा है ये बताइए। क्रिया की जो विशेषता बताता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग विशेषण जो होगा वो उठने की बात किया गया है। तो कितने बजे उठ रहा है, तो 4 बजे उठ रहा है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। एक मिनट नहीं, विशेषण ये नहीं होगा भाई। हाँ ठीक, आप लोग देखिए 4 ही सही होगा।
ठीक, 4 ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट है जमी हुई गाढ़ी चीज़ की मोटी तह। ध्यान दीजिएगा, जो जमी हुई गाढ़ी चीज़ की मोटी तह होती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या कहेंगे? गांठ कहेंगे, कीचड़ कहेंगे, थक्का कहेंगे या फिर गोंद कहेंगे? बहुत अच्छे, यहाँ पे उसको क्या कहेंगे? थक्का कहेंगे। से बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है। वाक्य का भेद लिखिए। किस प्रकार का ये वाक्य है? सरल वाक्य है या संयुक्त वाक्य है या फिर मिश्र वाक्य है या इनमें से कोई नहीं है? ये 11वें का, तो ये जो है मिश्र वाक्य है। गीता जिस घर में रहती है वो कैसा घर है? गंदा है, बहुत गंदा है। ठीक, तो ये मिश्र वाक्य है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला पीपर पाथर पूजन लागे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पीपर पाथर पूजन लागे, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? यमक अलंकार, उपमा, रूपक या फिर अनुप्रास? तो देखिए यहाँ पे शब्दों का रिपीटिशन न होकर के वर्णों का रिपीटिशन हुआ है। पा यहाँ भी है, पा यहाँ पर, पा यहाँ पर, पा यहाँ पर, यानी कि पा यानी कि कह सकते हैं हम वर्णों का जो है रिपीटेशन हुआ है। और वर्णों का रिपीटेशन जहाँ पर होता है, मतलब पुनरावृत्ति जहाँ पर होती है, वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। वहीं शब्दों की बात करते हैं, जहाँ पे शब्दों का अलंकार मतलब पुनरावृत्ति होती है, वो आपका यमक अलंकार होता है। क्लियर? तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही ऑप्शन। दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। डी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। और जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है, ये बताना है। तो यहाँ पर पहला विभस, जुगुप्सा का स्थायी भाव विभस। ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। और शैतान की आंत, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करना है। शैतान की आंत, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे लंबी वस्तु जो होती है उसी को शैतान की आंत कहा जाता है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला अनामिका। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये काव्य है और ये काव्य किसके द्वारा रचित यानी लिखी गई है, रचित है? अनामिका नामक काव्य। 15वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएंगे। निराला साहब इसके लेखक हैं अनामिका की। अगला प्रश्न जो स्टार्ट होता है वो 16 से लेकर 18 नंबर प्रश्न तक इंग्लिश का पैसेज लिखा गया है। इस पैसेज को आप लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर को बनाना होगा। चलिए देखते हैं। यहाँ से पढ़ना है, माई ड्यूटीज़ इन द जू इंक्लूडेड फीलिंग द लायंस। यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ तक पढ़ना है। चलिए, पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़ पाए तो वीडियो को रोकिए और आराम से पढ़िएगा, क्वेश्चन बाद में आंसर बनाइएगा। 16 नंबर का प्रश्न है और इसके केवल ऑप्शन को हम बताएंगे, आप लोग देखते रहिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। 15 क्वेश्चन हम लोग को इसमें करना है। तो 16वें का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर यानी 16 नंबर का सी बिल्कुल सही होगा। और वहीं पे 17 नंबर की बात करें तो 17 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर पे चलेंगे तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें भी हो जाएगा। क्लियर? देखिएगा, इसमें जो है सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला 19 से लेकर के 21 नंबर प्रश्नों को उत्तर जो देना है वो पोएम से देना है। ये पोएम है, 4 लाइन की पोएम है। पोएम को पढ़िए और 4 प्रश्नों के आंसर बनाइए। 19, 20, 21 3 प्रश्नों के आंसर देना है। 19, 20 और 21 तीनों दिख रहा है आपको। तो 19 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और वहीं पे 20 नंबर की बात करें तो 20 नंबर में ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। मिलान करते रहिएगा कि 15 नंबर में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक, चलिए 21 नंबर पे चलते हैं और 21 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्टार्ट हुआ और 22 नंबर से लेकर 30 नंबर प्रश्नों तक आपका केवल डायरेक्ट आंसर ही देना है। पहले में आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सेंटेंस आपका ये लिखा है, इस सेंटेंस को पढ़िए और ऑप्शन बताइए कौन सा सही होगा। 22 का ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे 23 नंबर पे। 23 का ऑप्शन पहला, यहाँ पे आपको सही आर्टिकल भरना है। तो पहले वाले में
द और दूसरे वाले में एन भर दिया जाएगा, एन और हो जाएगा द एयरपोर्ट। क्लियर। तो ए बिल्कुल सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न में आपको सही प्रीपोजिशन को चूज करके फिल करना है। प्रीपोजिशन की बात करें तो यहाँ पर पहले वाले में इन भर दिया जाएगा, इन द डे टाइम। उसके बाद दूसरे वाले में एट नाइट भर दिया जाएगा। डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें सी ऑप्शन आपका अनटिल भर दिया जाएगा और ये अनटिल जो है ये आपका कंजक्शन है, दो शब्दों को जोड़ने वाला शब्द होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न है 26 नंबर का प्रश्न और इसमें आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट क्या होगा? तो 26 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन इंसल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंसल्ट। और उसी के साथ नेक्स्ट 27 की बात करें तो 27 नंबर में ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सी बिल्कुल सही होगा। इसमें सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग्स बताना है। और नेक्स्ट 28 नंबर की बात करते हैं, राइट डाउन द वन वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस। शब्दों के लिए एक वाक्यों के लिए एक शब्द ढूंढना है, ये सेंटेंस है आपका। और इसका आंसर जो होगा 28 नंबर का वो पहला ही आपका हो जाएगा, फिलिस्तीन बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर का प्रश्न में इसमें करेक्ट मीनिंग फॉर द गिवन इडियम फ्रेज इन बोल्ड। यहाँ से ये जो है इडियम फ्रेज है, इसका जो है सही मीनिंग्स मतलब इडियम फ्रेज कौन सा होगा। 29 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न 30 पे चलते हैं और ये इंग्लिश का आखिरी प्रश्न है। सही मॉडल जो है मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज करना है। 30 का सी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे भर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट स्टार्ट होता है जो संस्कृत का पोर्शन है। इसमें 10 प्रश्न हम लोग देखेंगे और इसके भी केवल ऑप्शन को बताएंगे। आप लोग देखते रहिएगा कि कितने प्रश्न आपके 10 प्रश्नों में सही हुए हैं। 31 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो आपका पहला ही सही हो जाएगा, सक्षम बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और 32 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे खाली स्थान पे क्या भरा जाएगा? रोगेन पीड़िता। नेक्स्ट 33 नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर पहला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है 34 नंबर में सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा, बिना। इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करें 35 नंबर में तो 35 नंबर में भी पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 पे चलते हैं, छोटा छोटा प्रश्न है इसलिए थोड़ा तेज चलेंगे हम लोग। 36 नंबर में बात करें तो पहला भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, 75 बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और उसी के साथ 37 नंबर में भी खाली स्थानों में आपको सही शब्दों को भरना है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपको हो जाएगा, कलमेन बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है 38 और 39 यानी 2 क्वेश्चनों के आंसर इस संस्कृत के पद्यांश से पढ़ना है। यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ तक पढ़िए और 38 नंबर का क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर ही है। आर्यभट्टस्य कर्मभूमि ही कुत्र वर्तते। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, पाटलिपुत्रे। कौन सा? पाटलिपुत्रे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट 39 नंबर की बात करें तो 39 नंबर का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा आपका, वेधशाला। 40 नंबर के प्रश्न के उत्तर को देने से पहले इस श्लोक को आप लोग पढ़ेंगे और आंसर बताएंगे। 40 नंबर का ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले पोर्शन पे पढ़ेंगे और ये विज्ञान का पोर्शन यहाँ से स्टार्ट हुआ 41 नंबर से 10 प्रश्न भी हैं। चलिए देखते हैं। पूछ रहा है कि कौन सा धातु युक्त विटामिन है। तो चलिए बताइए धातु युक्त विटामिन कौन सा है। विटामिन B12 है, विटामिन ए है, विटामिन सी है या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे विटामिन B12 ये जो है धातु युक्त विटामिन होती है। इसमें जो है कोबाल्ट नामक जो है धातु पाई जाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा।
और इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, मानव शरीर में कपाल की अस्थियों के मध्य पाई जाने वाली संधि क्या होती है? अचल संधि, चल संधि, ए और बी दोनों, अचल या चल दोनों कह सकते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो कह सकते हैं मानव के कपाल में जो अस्थियां होती हैं उनके बीच में अत्यंत अचल संधियां पाई जाती हैं। तो यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। अगला प्रश्न है, गंजापन, ध्यान दीजिए, गंजापन मानव में किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये कवक के संक्रमण के कारण होता है, कवक के कारण कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, गाय की एक दुधारू किस्म या प्रजाति कौन सी है? साहिवाल है, गिर है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं है? तो यहाँ पे साहिवाल बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। साहिवाल गाय जो किस्म होती है, गाय की किस्म, ये सबसे अधिक दुधारू होती है, ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ नेक्स्ट, एक कण अनियमित आकार के एक मार्ग पर ए से बी तक चलता है, कण का विस्थापन कितना होगा? शून्य हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, जब कोई भी कण, मान लेते हैं एक कण बी तक जाता है, तो एक कण अनियमित आकार से जब मार्ग ए से बी तक चलता है तो कण का विस्थापन ए बी होता है। ठीक, जैसे कह सकते हैं कोई कण यहाँ पे है ए पे और ये चलकर बी पर पहुँच गया, तो इसका विस्थापन कितना हुआ? ए और बी हुआ। क्लियर, इसकी दूरी को जुड़ जाए, जो है एक दूसरे से सट जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, जब एक यात्री चलती रेलगाड़ी में एक सिक्के को ऊपर उछालता है तो सिक्का पीछे गिरता है, ऐसा क्यों होता है? 46 का ऑप्शन नंबर बताना है। तो ऐसा इसलिए होता है कि जो रेलगाड़ी की चाल होती है वो त्वरित होती है, तो इसकी चाल बढ़ती रहती है। मतलब रेलगाड़ी क्या कहते हैं, चलती रहती है, लेकिन सिक्का आपका जब उछालते हैं तो उसी स्थान पर उछल जाता है, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ चुकी होने के कारण सिक्का क्या होता है, पीछे चला जाता है। इसी कारण से कह सकते हैं, इस प्रकार से विज्ञान भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि जब रेलगाड़ी त्वरित होती है तो इसकी चाल बढ़ती है, बिल्कुल सही है, परंतु उछाले गए सिक्के की चाल नियत हो जाती है, मतलब स्थिर होती है। इसी के कारण उछाले गए स्थान से पीछे की ओर वो पीछे की तरफ चला जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा, कौन सा सही हो जाएगा? त्वरित हो जाती है रेलगाड़ी की चाल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न है, इस प्रश्न में आपको बताना है कि एक मशीन अगर 1000 जूल कार्य 20 सेकंड में करती है तो मशीन की शक्ति कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई बात नहीं है, शक्ति का आप लोग को परिभाषा तो जानते हैं। शक्ति की जो है परिभाषा होती है कार्य बटे में समय। तो कुछ करना नहीं था आपको, इसमें कार्य जो है आपका 1000 जूल दिया ही गया है, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 1000 जूल, और समय जो दिया गया है वो 20 सेकंड आपको दिया गया है। तो यहाँ से इसको काट लीजिए, जो 50 आ गया, कितना गया? तो ये 50 आ गया। 50 क्या है? जूल है, क्योंकि जूल में सब दिया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार से लगा सकते हैं, ये कार्य बटे समय जो है ये शक्ति की जो है परिभाषा होती है, के लिए शक्ति का सूत्र होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चलिए देखते हैं, अम्लों से जल की क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? 48 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला ही सही हो जाएगा। ये ऊष्माक्षेपी प्रकार की क्रिया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, जब वर्षा जल में अम्ल की मात्रा अधिक होती है तो यह वर्षा अम्लीय कहलाती है, अम्लीय वर्षा कहलाती है। तो अम्ल वर्षा का मुख्य घटक क्या है? यानी अम्लीय वर्षा किस कारण से होता है, ये बताना है। अच्छा प्रश्न है, सभी को मालूम है, अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे ये सल्फर डाइऑक्साइड, एक नाइट्रोजन तथा एक सल्फर डाइऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होते हैं और यही इसके मुख्य घटक हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कहते हैं,
इसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि टिन पोटेशियम, टिन हो गया, पोटेशियम हो गया, ग्लूकोज विलयन हो गया, लोहा हो गया, खाने का सोडा हो गया, कोयला हो गया, वायु हो गया, साबुन हो गया, मेथेन हो गई, मिट्टी हो गई, रक्त हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब में कौन यौगिक के उदाहरण है? चलिए ढूंढिए यौगिक के उदाहरण का ऑप्शन कौन सा सही होगा। यहाँ पे पहला ही ऑप्शन सही होगा, ग्लूकोज विलयन, खाने का सोडा, वायु, साबुन, मेथेन, मिट्टी तेल, रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी क्या हैं? ये सब यौगिक हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन, यौगिक मिश्रण, ये सभी तो आप लोग पढ़े ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और अगला पोर्शन मैथ का हो। मैथ के पोर्शन को हम लोग स्किप करेंगे, क्यों? क्योंकि ये सर के द्वारा अलग से क्लास में पढ़ाया जाता है, आप लोग वहाँ से जा कर के इसको आराम से 20 प्रश्नों को वहाँ से देख लिया करेंगे, ठीक। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, नेक्स्ट पोर्शन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे और यदि आप लोग खुद इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग इसको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आपको ये हूबहू सेम ऐसे PDF मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले पोर्शन पे जो पर्यावरण अध्ययन से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं, 71 नंबर का प्रश्न है, वरुण जो ग्रह है इसकी खोज किसके द्वारा की गई है? ग्रहों की संख्या वर्तमान में 8 है और वरुण ग्रह नामक ग्रह जो है, वरुण नामक ग्रह जो है, इसकी खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई है, ये पूछा गया है इस प्रश्न में। चलिए ऑप्शन बताइए आप लोग कौन सा सही होगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो भी सही है वो आपका पहला ही ऑप्शन आपका सही है, जोहान गाले के द्वारा वरुण ग्रह की खोज की गई है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु क्या कहलाता है? चलिए देखते हैं, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। तो यहाँ पे सबसे उत्तरी बिंदु का नाम है इंदिराकाल और वहीं पे दक्षिणी बिंदु की बात करते हैं तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, ठीक। ये आपका इंदिराकाल जो है उत्तरी है, ये दक्षिणी है, ध्यान रखिएगा। और ये दक्षिणी जो है, ये अगर दक्षिणी पूछे सेम तो इंदिरा पॉइंट होगा, लेकिन स्थलीय भाग की पूछे तो कन्याकुमारी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे और अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी की क्रांति को सैनिक क्रांति किसने कहा था? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा वो भी बिल्कुल सही हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस के द्वारा 1857 की क्रांति को सैनिक क्रांति का नाम दिया गया, भी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख सुधारक किन्हें माना जाता था? चलिए ऑप्शन देखिए और आंसर बताइए। राजा राम मोहन राय हैं, स्वामी दयानंद हैं, रानाडे हैं या ये सभी हैं? तो बात यहाँ पर स्त्री शिक्षा के बारे में है, तो इस क्षेत्र के प्रमुख जो सुधारक हैं वो राजा राम मोहन राय ही हैं। बट यहाँ पे राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती और रानाडे को सभी को माना जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सभी सही हो जाएगा, ये सभी सही हो जाएंगे। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? संघ की कार्यपालिका की शक्तियाँ बात किया गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो है पहला ही आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ये राष्ट्रपति में निहित होती हैं। और उसी के साथ अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है? तो ये लोकसभा में लाया जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और इसमें जो है, जो बहुमत दल का नेता होता है उसको अविश्वास प्रस्ताव जो है पारित करना पड़ता है, अन्यथा सरकार जो है गिर जाती है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला लोकसभा सही हो जाएगा। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, राउरकेला स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? राउरकेला स्टील प्लांट जो है ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थापित है और ये किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे ये जर्मनी के सहयोग से बनाया गया, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी उस समय ये लगाया गया था, सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न है, पैगंबर मोहम्मद के जन्म स्थान को किस नाम से, किस रूप में जाना जाता है? अजमेर शरीफ, मक्का, मदीना या फिर इजराइल?
चलिए कमेंट करके आंसर बताइए। बात यहाँ पे मुस्लिम धर्म की है, तो मुस्लिम धर्म में सभी लोग को पता है कि मक्का एक पवित्र धर्म स्थल है जहाँ पर प्रत्येक वर्ष लाखों व्यक्ति हज के लिए जाया करते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है हज, ये तो सभी को मालूम है। तो ये कहाँ पर स्थित है, ये आपके सऊदी अरब में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा मक्का। मक्का कहाँ पे स्थित है, सऊदी अरब में स्थित है। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, भारत में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जैवमंडल क्षेत्रों की संख्या कितनी है। बहुत अच्छा प्रश्न है, 79। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। जैवमंडल की संख्या यहाँ पे यूनेस्को के द्वारा जो है वो 10 है, भी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन का प्रारंभ किस राज्य में शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ करता था कि इसमें लोग पेड़ जब काटते थे उससे पेड़ों से चिपक जाते थे और पेड़ कटने से मना कर देते थे, ठीक। तो ये आंदोलन वहाँ से चला है, कहाँ से चला है, तो ये उत्तराखंड से चला है। एक मिनट, हाँ ठीक है, उत्तराखंड। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका उत्तराखंड हो जाएगा। और बात करते हैं चिपको आंदोलन 1972 में ये स्टार्ट होता है चमोली नामक ज़िले से। इसके प्रमुख नेता की बात करें, कभी कोई पूछता है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन रहे, तो सुंदरलाल बहुगुणा इसके नेता रहे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगला पोर्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें पूछा गया है कि उदाहरण के द्वारा कौन सी विधि सिखाई जाती है। तो आगमन विधि उदाहरण के द्वारा सिखाई ही जाती है, सभी को मालूम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा पहला विधि सही हो जाएगा। आगमन विधि उदाहरण के द्वारा सिखाई जाती है, निगमन विधि नियम के द्वारा सिखाई जाती है। इस प्रकार से आप लोग याद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक ने यह बताया कि सीखने हेतु कार्य को बार बार दोहराना आवश्यक होता है। बहुत सही है। किसी भी चीज़ को याद करने के लिए दिमाग में अस्थाई तो होता नहीं, लेकिन कुछ समय के अस्थाई के लिए बार बार उसको दोहराना आवश्यक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ये थॉर्नडाइक के द्वारा कहा गया है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के द्वारा स्वयं प्रयास करके सीखना क्या कहलाता है। तो ये स्व अधिगम कहलाता है। जो स्वयं प्रयास करके सीखते हैं या स्वयं करके सीखते हैं वो स्व अधिगम कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, हंटर आयोग का गठन किस शिक्षा की समीक्षा हेतु किया गया है। 84। ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही ऑप्शन। प्राथमिक शिक्षा के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया है, ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और इसमें समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर कार्य करती है। समानता पर, असमानता पर, विषमता पर या फिर विकलांगता पर। यहाँ पे देखिए विषमता और असमानता एक ही शब्द है यहाँ पे, बट इसको लिखने का तरीका अलग है। तो इसमें समावेशी शिक्षा की बात किया गया है और समावेशी शिक्षा जो है वो आपका समानता पे काम करता है। चाहे जिस प्रकार के चाहे वो बालक हों, सभी को एक साथ एक ही क्लास में बैठाकर पढ़ाना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट पे चलेंगे। चलिए देखते हैं, किसने ब्रिटिश सरकार को प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने का सुझाव दिया है। 86 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। सी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा ऐसा कहा गया। अगला प्रश्न है, निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता क्यों होती है। तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। छात्रों की प्रगति को निरंतर बनाए रखने के लिए निरंतर मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, छात्रों में मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, चाहे वो योग्यता को परखना हो, कुशलता को परखना हो या अभिरुचियों को परखना हो। ये डी बिल्कुल, ये सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी ऑप्शन सही होगा। और उसी के साथ नेक्स्ट 89, प्रारंभिक पठन कौशल हेतु क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे सबसे पहले भाषा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। जब आप भाषा का ज्ञान हो जाएगा, जब भाषा नहीं समझ पाएंगे तो आप कौशल को कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए भाषा का ज्ञान सबसे अति आवश्यक है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी का क्या कार्य है। एनसीईआरटी का कार्य है कि वो पाठ्यक्रम को लागू कर दे, बस। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे और यहाँ से अगला पोर्शन आपका स्टार्ट हो जाता है। अगला पोर्शन स्टार्ट है। यहाँ पे देखते हैं कि किसके
अनुसार औसत समूह से मानसिक शारीरिक विशेषताओं के संदर्भ में समूह रूप से भिन्नता या अंतर को व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। 91 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल जेम्स ड्रेवर बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है, मनुष्य में अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। इसको एक बार और देख लीजिए। इसमें लिखा गया है कि मनुष्य में अंतर्निहित जो पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास तथा वृद्धि में मुख्य अंतर क्या है? देखिए, विकास और वृद्धि में अंतर यहाँ पे आपको बताया गया है। तो विकास व्यापक होती है और वृद्धि जो होती है वो सीमित होती है। व्यापक का तात्पर्य है विकास हमेशा होता रहता है, लेकिन वृद्धि क्या होती है? एक समय तक होती है बस, उसके बाद नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन। और उसी के साथ अगला प्रश्न है, परिपक्वता शिक्षण जो है किस प्रकार से होती है? सहायक होती है, विरोधी होती है, दूरस्थ होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे सहायक होती है। ए ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें है कौन सा अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो यहाँ पे भौतिक पर्यावरण जो है ये अधिगम को प्रभावित नहीं करते हैं। 1 मिनट 95 का यहाँ पे कौन सा कारक है जो अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है? तो ये सामाजिक पर्यावरण जो है ये नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति के आकांक्षा का स्तर क्या होता है? तो यहाँ पर सी अभिप्रेरणा है बिल्कुल। एक मिनट कहाँ पे लगा रहे हैं भाई? ये ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति के आकांक्षा का स्तर जो होता है वो व्यक्ति द्वारा निर्धारित लक्ष्य भी होता है और लक्ष्यों की प्राप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो भी होता है। इसलिए ए और बी दोनों सही ऑप्शन आपका होगा। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि जब एक से अधिक लोग एक साथ सीखते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग सहकारी अधिगम कहते हैं, यानी बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, टोली शिक्षण विधि की शुरुआत सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय में हुई थी? चलिए, टोली विधि की यहाँ पे बात किया गया है। बी बिल्कुल हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इसकी जो है शुरुआत हुई। बी ऑप्शन सही होने के साथ नेक्स्ट पेज में चलेंगे। और इसमें परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? स्किनर है, पावलॉव है, थांडाइक है, कोहलर और काफका है। तो यहाँ पे पावलॉव के द्वारा जो है परंपरागत अनुबंधन सिद्धांत दिया गया, जिसको शास्त्रीय अनुबंधन या क्लासिकल सिद्धांत भी कहा गया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और पावलॉव के द्वारा कुत्ते पर जो है प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न है, श्रवण बाधित बालक किसे कहते हैं? श्रवण बाधित का मतलब जो सुन ना सके। तो यहाँ पे देखते हैं, अच्छा हाँ, पहला ही ऑप्शन है, सुनने में असमर्थ बालक ही श्रवण बाधित बालक कहलाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट प्रश्न है, 101 से 130 प्रश्नों के प्रश्न जो हैं वो आपकी जीके और करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ पे हैं। करंट अफेयर पुराना इसमें दिया गया है क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट पुराना हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आप लोग करंट अफेयर को स्किप भी कर सकते हैं, बट स्टैटिक जीके के रूप में आपके पूछा जा सकता है। आप लोग करंट अफेयर नया पढ़ते रहिए, जिससे कि आप लोग का कंटेस्ट होता चले। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में गुलाबी बस योजना क्या है ये बताना है। और इसका उत्तर देने से पहले आप लोग एक बात जान लीजिए कि आप लोग को इसके स्क्रीन पर जो भी पीडीएफ के बारे में बताया जा रहा है उसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर खरीद लें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। और अब तक लगभग हज़ारों व्यक्ति इसको खरीद चुके हैं, जिसमें 2 व्हाट्सएप ग्रुप आपका फुल हो गया है। और अब ये व्हाट्सएप पर नहीं दिया जा रहा है, ये टेलीग्राम पर आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक, वहाँ से आप लोग सूचना भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन के आंसर को भी बताइए। उत्तर प्रदेश में गुलाबी बस योजना क्या है?
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। महिलाओं एवं बालिकाओं की जो सुविधा हेतु बस चलाए जा रहे हैं उसी को पिंक बस या गुलाबी बस की योजना के नाम से जाना गया है। बी बिल्कुल सही ऑप्शन। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि किस देश ने अक्टूबर 2018 में विश्व के सबसे बड़े मानव रहित परिवहन ड्रोन का सफल परीक्षण किया है? देखिए 2018 का प्रश्न है, ऑप्शन पहला यहाँ पे सही हो जाएगा, चाइना के द्वारा ऐसा किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में किस जिले के लिए गौवंश चिकित्सा मोबाइल वैन सेवा की शुरुआत की गई है? ये अपने प्रदेश में जिले के नाम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसमें लखनऊ आएगा, गोरखपुर आएगा, वाराणसी, मथुरा और इलाहाबाद आएंगे। ये 5 शहर आएंगे, ठीक। तो सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा। और इसी के साथ अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक द्वारा अक्टूबर 2018 में पहली बार जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? 2018 में पहली बार जब हुआ था ये, तो कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। 115वां स्थान भारत का रहा जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत तथा इजराइल द्वारा जो हाइफा युद्ध है उसका शताब्दी वर्ष कब मनाया गया है? 105 का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, 23 सितंबर 2018 में इसका जो है शताब्दी वर्ष मनाया गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। और अगला प्रश्न वहीं पे साथ साथ कि किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा अक्टूबर 2018 में विश्व की पहली बायो इलेक्ट्रिक मेडिसिन विकसित करने का दावा किया गया है? चलिए बताइए आंसर। तो यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिका के द्वारा ऐसा किया गया है। ऑप्शन आपका हो जाएगा, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र की अनुषंगी संस्था खाद्य एवं कृषि संगठन जिसको FAO के नाम से जाना जाता है द्वारा अक्टूबर 2018 में भारत के किस राज्य में UN फ्यूचर पॉलिसी अवार्ड दिया गया? तो ये सिक्किम में दिया गया है, भारत का एक राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, आप लोग को कमेंट करके बताना है सिक्किम की राजधानी क्या है। अगला प्रश्न है, पराक्रम पर्व 2018 का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ किया गया? तो यहाँ पर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका, जोधपुर के, राजस्थान के जोधपुर में किया गया। भी बिल्कुल सही होने के साथ अगला प्रश्न है, 2018 में किस वर्ष, माफ़ कीजिए, 2018 के किस देश में विश्व की पहली हाइड्रोजन चलित रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो है जर्मनी में किया गया। ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस भाला फेंक खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए देखते हैं, डी बिल्कुल सही, नीरज चोपड़ा के द्वारा जो गोल्ड मेडल जीता गया था। 7 जून को उसी दिन भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है और उनको जो है अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा गया है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए कौन से भारतीय राज्य ने 2 अक्टूबर की पेंशन योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका होगा, जो असम सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट जिसको उच्चतम न्यायालय कहा गया ने आधार कार्ड की मान्यता संबंधी फैसला सुनाते हुए निम्नलिखित में से किस काम के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? तो यहाँ पे ये सभी, चाहे वो मोबाइल से लिंकिंग हो, बैंक खाता खुलवाने से हो या स्कूल में एडमिशन से हो, आधार कार्ड कोई मायने नहीं रखेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? चलिए, अर्जुन पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है आप लोग बताइए। अभी क्वेश्चन ऊपर के प्रश्नों में संभवतः हम लोग इसको देखे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही है पहला बिल्कुल सही है, ये खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? खेल संस्थान की बात किया गया है, वो भी राष्ट्रीय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल पटियाला में सही हो जाएगा। मधुशाला नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद या फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा किया गया है?
116 का ऑप्शन नंबर जो सही है वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे मधुशाला की बात किया गया है, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के द्वारा ये लिखित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक को बंगाली बाइबल भी कहा जाता है? 117 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन। आनंद मठ को बंगाली बाइबल के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। और हमारा जो राष्ट्रीय गीत है वो आनंद मठ से ही लिया गया है, जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। ये भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, नॉन स्टॉप इंडिया नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? 118 ऑप्शन पहला बिल्कुल मार्क टूली। मार्क टूली के द्वारा नॉन स्टॉप इंडिया नामक पुस्तक लिखी गई है। अगला प्रश्न है, लंदन में स्थित वेम्बले स्टेडियम किस खेल से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है फुटबॉल से संबंधित है। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न पे, जो विंडफॉल है, द विंडफॉल नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो ये दीक्षा वासु के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया या किस प्रकार का प्रयोग होता था? यहाँ पर सी बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, कृष्णा के लिए होता था। अगला प्रश्न है कि किस महाजनपद का उल्लेख रामायण एवं महाभारत दोनों में मिलता है? रामायण और महाभारत में मिलने वाला जनपद जो है वो कौन सा है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन यहाँ पे मगध है। मगध का उल्लेख रामायण में भी मिलता है और महाभारत में भी मिलता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? यूपी की सबसे लंबी नहर है तो सभी को मालूम है। ये प्रश्न है, सुपर टेट पढ़ने वाले यूपी के बारे में न जाने ऐसा हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहाँ पे शारदा नहर हो जाएगा। ठीक, वहीं पे अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस भारतीय अभिनेता को ताइक्वांडो में डायरेक्टर की उपाधि, डॉक्टरेट माफ कीजिए डायरेक्टर नहीं है ये डॉक्टरेट है, डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टरेट की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन आप हो जाएगा, सोनू सूद को किया गया है। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न है, न्यूटन फिल्म के निर्देशक का नाम बताइए। न्यूटन नामक एक फिल्म है, उसके निर्देशक कौन हैं? यहाँ पर सी बिल्कुल सही, अमित बी मासूरकर बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, भारत ने वर्ष 2018 को परतों वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसकी रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है और इस रक्षा प्रणाली का क्या नाम है? पहला ऑप्शन बिल्कुल सही, यहाँ पे पृथ्वी डिफेंस कवच इसका नाम है। नेक्स्ट, स्तूप क्या होता है? स्तूप क्या होता है? तो पहला बिल्कुल सही ऑप्शन, पूजा स्थल जो है ये स्तूप होता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल होते हैं। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस शैली द्वारा निर्मित किया गया है? 138 का ऑप्शन नंबर जो सही है, माफ कीजिए 138 कहने वाली 128 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ये नागा शैली में निर्मित है, बी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है, चैत्योम विहार किस धर्म से संबंधित है? तो सी बिल्कुल यहाँ पे बौद्ध धर्म से ये संबंधित है चैत्य विहार। अगला प्रश्न है, उदयगिरी माफ कीजिए उदयगिरी जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? बी बिल्कुल सही ऑप्शन, यहाँ पे ये ओडिशा में स्थित है उदयगिरी गुफाएं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होने के साथ अगले प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे चलें और 31 नंबर प्रश्न रीजनिंग का प्रश्न है। रीजनिंग के प्रश्नों को आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये अलग से वीडियो बनाया गया है, आप लोग वहां से जाकर इसको देख लीजिएगा। अन्यथा आप लोग खुद लगाना चाहते तो हम ऑप्शन बता दे रहे हैं, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 131 का ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही हो जाएगा। इसी के साथ 32 की बात करें तो 32 में जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 33 की बात करें तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं पे 34 के बाद 33 के बाद 34 और 35 की बात करते हैं
चलिए पहले 34 नंबर को देखते हैं। तो 34 का ऑप्शन पहला ही आपका सही हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की उचित व्याख्या भी करता है। इसी के साथ अगला प्रश्न है 35 नंबर का। इसमें क्या है, अक्षर शब्द को ज्ञात करना है जो एक दूसरे से संबंधित हैं। जैसे आभूषण से संबंधित सोना है, सोने से आभूषण बनता है। उसी प्रकार फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से, प्लास्टिक से, सोना से, स्टील से। तो यहाँ पे लकड़ी जो बनता है वो माफ़ कीजिए, जो फर्नीचर बनता है वो लकड़ी से बनता है। ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। नेक्स्ट प्रश्न है 36। कंप्यूटर के प्रश्नों को देखेंगे, 5 प्रश्न इसमें है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट बिंड कर्फ, बिल्कुल सही ऑप्शन। और 36 की बात करें तो 36 नंबर में सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे असेंबलर बिल्कुल सही होगा। जो कि असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है वो उसको असेंबलर कहा जाता है। क्लियर, सी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है नोट पैड में जो टेक्स्ट, एक मिनट, नोट पैड में जो टेक्स्ट एरियल का आकार होता है वो कैसे होता है। तो 138 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही ऑप्शन, ये आयताकार होता है। कैसा होता है, आयताकार होता है। अगला प्रश्न है कि मेन मेमोरी कौन सी है इसमें, रैम है, रोम है या दोनों है। तो मेन मेमोरी दोनों हो, चाहे रैम हो या रोम हो, दोनों का नाम है। रैम का नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का नाम है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, दोनों का पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ अगला प्रश्न है मुक्त अधिगम की शुरुआत कब हुई। चलिए, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका यहाँ पे होगा। 1970 में मुक्त अधिगम, जिसको ओपन लर्निंग कहा गया, इसकी शुरुआत होती है। भी बिल्कुल सही ऑप्शन होने के साथ नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ेंगे। और ये स्पोर्ट्स प्रैक्टिस सेट का आखिरी पोर्शन है। इसके बाद हम लोग 150 प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर चुके होंगे। तो चलिए बताइए जीवन कौशल क्या होता है। तो जीवन कौशल हुआ है कि यह व्यक्ति को जीवन की समस्याओं का सामना करने तथा उसका हल निकालने में सहायक करता है। यही जीवन का कौशल कहलाता है। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर इसमें पूछा गया है कि जो व्यावसायिक नैतिकता है वो कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की होती है व्यावसायिक नैतिकता। ठीक, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही ऑप्शन आपका हो जाएगा। कौन कौन से 2 हैं, तो एक प्रमाणिक है, एक वर्णनात्मक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किसी कंपनी का कामकाज और उससे संबंधित पेशेगत विशेषता जो है किस प्रकार की व्यावसायिक नैतिकता होती है। चलिए बताइए ऑप्शन आप लोग। तो यहाँ पे प्रमाणिक होती हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है किसी, एक मिनट, खेल में खिलाड़ी के बेहतर प्रदर्शन पर जो भीड़ तालियां बजाती हैं जो उसे और बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रेरित करती है, यह किस प्रकार की अभिप्रेरणा है। तो ये अभिप्रेरणा जो है वो बाहरी अभिप्रेरणा है, जिसको बाह्य प्रेरणा के नाम से भी जानते हैं। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न लेते हैं। और इसमें है कि प्रोफेसर विक्टर बूम ने किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। तो यहाँ पर भी प्रत्याशा सिद्धांत को उन्होंने प्रतिपादित किया है, ध्यान रखिएगा। विक्टर बूम नाम है इनका। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। और इसमें क्वेश्चन है मानव के सांस्कृतिक तथा जैविक सामाजिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। यहाँ पे जो सिमनोविच वाइगोस्की हैं, इनका नाम है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कि एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि किससे अधिक सीखता है। एक शिक्षक अपनी शिक्षण विधि किससे अधिक सीखता है, शिक्षक से, छात्रों से, शिक्षक एवं छात्रों दोनों से, या फिर केवल शिक्षक से ही। तो यहाँ पे ये छात्रों के माध्यम से सीखता है। डी बिल्कुल सही ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। सी बिल्कुल सही ऑप्शन। यहाँ पे अनुच्छेद 30 जो है इसमें किसी भी के तहत शिक्षा संस्थानों की स्थापना की जाएगी और प्रशासन करने का भी अधिकार होगा। सी बिल्कुल सही ऑप्शन अनुच्छेद 30 हो जाएगा। इसी के साथ अगला प्रश्न है जीन पियाजे के संरचनात्मक विकास को कितनी अवस्थाओं में विभाजित किया गया है।
तो इनकी अवस्थाओं को सभी को पता है, 4 अवस्थाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही ऑप्शन। इसी के साथ अगला प्रश्न है और ये इस प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है। इसमें सामूहिक दंड छात्रों को किस प्रकार प्रभावित करता है? जो सामूहिक दंड होता है वो छात्रों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये बताना है। तो ये विद्रोह की भावना से प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग 150 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। आपके इस प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न सही हुए हैं 150 में, कमेंट करके अपनी राय और प्रश्नों की संख्या को टोटल जरूर बताएंगे। और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।